वेलकम बैक। कौमी असम्बली ने 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तौसी की करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन अरकान की मुखालफत, शोर शराबा, एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तमाम ऑर्डिनेंस कमेटी में जाएंगे, फिर ऐवान में आएंगे। खुर्शीद शाह ने अपोजिशन के एहतजाज को दुरुस्त करार दे दिया। करारदाद की हिमायत में 138 वोट पड़े। अपोजिशन के 63 अरकान ने मुखालफत की। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. So the motion is adopted. कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामे में 7 ऑर्डिनेंसों की मुद्दत में 120 दिन की तौसी हो गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने करारदाद पेश की तो अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। शोर शराबे में एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी ने भी अपोजिशन के एहतजाज को दुरुस्त करार दे दिया। एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। करारदाद की हिमायत में 138 वोट पड़े, जबकि अपोजिशन के 63 अरकान ने मुखालफत की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा ये IMF के इशूज हैं, वक्त पर हल न हुए तो मुल्क का नुकसान हो सकता है। 3 दिन का नोटिस इसलिए नहीं चूंकि ये IMF रिलेटेड इश्यूज हैं। ये वो इश्यूज हैं जिसमें कि पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगर ये टाइमली ना हुए। और ये उसके बाद ऑर्डिनेंस है, ये कानून नहीं है। जब ये ऑर्डिनेंस जाएगा उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि कानून के ऊपर डिस्कशन और डिबेट करें, कमेटीज को जाए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। बात करने से पहले पढ़ा करे, हर वक्त कैदी के पीछे न खड़े हुआ करे। पेशावर हाई कोर्ट ने भी 5 जजेस ने कह दिया आप घर जाएं, आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। मुसलसल शोर शराबा करने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन पर बरहमी का इजहार किया और इंज़िबाती कार्रवाई की वार्निंग भी दी। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीर ले लें जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। चैलेंज करता हूं इनमें से किसी एक ने भी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस पढ़ा हो तो बताए। निजकारी करने जा रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, ना हम लोग इसको देख सकते हैं, ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम इन्होंने मुल्क आधा बेच दिया। इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है? मैं ओपन चैलेंज बता दें किसी ने ये पढ़ा। हमें तो यहाँ पे ये दिया गया है सेक्शन 5 को पढ़े। As may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. तो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं वो नहीं है, घर वो का है। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। यहाँ पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। विल नवीद कमर साहब बी एबल टू स्टैंड बिहाइंड दीज अमेंडमेंट्स को सपोर्ट कर सकेंगे? तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। तस्वीर उनकी बनाएं जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। खुदा के लिए मईशत की बेहतरी और गरीब की जिंदगी आसान बनाने के लिए किरदार अदा करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली से 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसी की मंजूरी पर अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा नारों से मुल्क नहीं चलेगा। IMF को चिट्ठियां लिखने से भी मुल्क नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपने गिरेबान में भी देखिए IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ अवाम का सोचे। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं चलने दे रहे। रियासत सबकी है। खुदा के लिए मईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें। नून लीग की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के अरकान ने ऑर्डिनेंसेस की मुखालफत कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा ऑर्डिनेंस ही लाने थे तो असम्बली की क्या ज़रूरत है। ऐवान में ऐसा ही करना है तो घर से बैठकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। We also have very serious reservation about the way the ordinances are being presented. Some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें।
अगर हमें ये अश्योरेंस देंगे कि ये इन्फॉर्म तो ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में they will not go ahead with it till such time that the assembly committees as well as the house has gone through the bills and seen that they are in accordance with the wishes of the people of Pakistan which is expressed by this assembly. डरेंगे न पीछे हटेंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ऐलान, बोले जहां मैंडेट चोर बैठे हों उसे पार्लियामान कौन मानेगा। पार्लियामेंट ज़िया दौर की मजलिस शूरा बन गई। पंजाब की हमारी मजीद 19 नशस्तें नून लीग को देने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत ने कानून साजी की इब्तदा आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए की। पार्लियामेंट नहीं रहा है तो मजलिस शूरा नहीं था जो हक से बनाया था। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा। यहाँ मैंडेट चोर बैठे हैं, हम इनको नहीं मानते। जिसने एमएनए बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साजबाज करे। मुस्लिम लीग ने उनको मजीद 20 सीटें देनी है। वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई है, हमारी सीटें अपने खाते में ले ली है। उन्होंने कल डिसाइड कर लिया 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग के हवाले करें। हम मुजाहिमत करेंगे, न डरेंगे न पीछे हटेंगे। कानून साजी पार्लियामान का हक है। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। जिस तरीके से ईवान में ये बिल पेश किए गए और जिस तरीके से उनके रेजोल्यूशन करवाए गए, हम समझते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को अडॉप्ट करते हुए हुकूमत आज आगे बढ़ी। लाहौर से सीटें हारने वाला 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है। लतीफ़ खोसा का सवाल, बोले मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए बानी पीटीआई और दूसरे रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। हमारी मखसूस नशस्तें छीन ली, अब रिकाउंटिंग का ड्रामा रचाया जा रहा है। हुकूमत की कसम पुरसी का ये आलम है कि रियासती ओहदे दारान की मर्जी से नहीं लग सकते। ज़मीन बेआईन बना दिया गया है। मुझे और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं नहीं छोड़ूंगा, ना आईजी पंजाब को छोड़ूंगा जिसने मुझे अगवा करवाया, ना एसएसपी, ना डीआईजी। जो जाली चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है हारने के बावजूद, उसके चचा प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो लाहौर अपने हल्के से हार जाता है, वो 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है। रीकाउंटिंग का एक फ्रॉड किया हुआ है। NA81 में जो शख्स जीता हुआ है 8000 वोटों से, अब रीकाउंटिंग में 10,000 वोट और रिजेक्ट करके डबल स्टैंपिंग करके। पाकिस्तान को अगर मजबूत देखना है एक ही हल है, इन सबको रिलीज करें, मैंडेट चोरी शुदा जो है वो अवाम को वापस करें। IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। कर्ज के लिए मुज़ाकरात शुरू होते ही बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने मजीद इक़दामात का मुतालबा कर दिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA के निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ़ मुतमईन नहीं है। हुकूमत ने बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज मुंजमद रखने की यकीन दहानी करा दी। रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाएं, टैक्स चोरी रोकें, बिजली और गैस की चोरी खत्म करें। IMF का मजीद इक़दामात का मुतालबा। कर्ज के लिए मुज़ाकरात शुरू होते ही बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने नए प्रोग्राम के लिए हुकूमत से मजीद इक़दामात का मुतालबा किया है। हुकूमती डिस्कोज की इंतजामिया निजी शोबे को देने का टाइम फ्रेम मांग लिया। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली बिल की वसूली आउटसोर्स करने का मशवरा दिया। IMF का कहना है कैप्टिव पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी बंद की जाए। हुकूमती शोबे में 4 बड़े प्लांट्स को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाया जाए। FBR में डिजिटलाइजेशन तेजी से मुकम्मल की जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात में IMF ने वाज़ेह किया है कि टैक्स का निज़ाम दुरुस्त किए बगैर काम नहीं बनेगा। सनती इदारों को टैक्स मराद के सवाबदीदी इख्तियारात खत्म करने का भी मुतालबा किया। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर टैक्स बढ़ाने के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स सिस्टम में लाने की कड़ी शर्त भी लगा दी है। IMF ने सूबों के ANF से वॉट पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने वफाकी हुकूमत सूबों का कौमी मालियाती कमीशन दोबारा देखने का मुतालबा किया है। IMF चीफ मिशन नाथन पोर्टन ने वसाइल की तकसीम में अदम तवाज़ुन का मसला उठाया। रिपोर्ट ने कहा वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर 2010 में इत्तफाक हुआ था। सूबों का हिस्सा वफाकी टैक्सेस में 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। इस अमल ने दायमी मालियाती अदम तवाज़ुन के बीच बोए थे और इसके नतीजे में अवामी कर्ज कई गुना बढ़ गया। अवाम को आज़ादाना तौर पर ममनू असलहा लहराने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। क्या वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि आतिशी असलहे की अवामी सतह पर नुमाइश करनी है? सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस के खिलाफ केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
हुकूमत से बजरिया सेक्रेटरी दाखिला तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बज़ाहिर पुलिस महकमा और वजारत दाखिला को आवाम की जिंदगी महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं। शादी हॉल्स, बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों के बाहर भी SMGs खुलेआम नजर आती हैं। डालों में मुजरिमाना मकासद के लिए असलहा उठाए लोग नजर आते हैं। पुलिस नजरअंदाज करती है। कानून की पासदारी करने वाले शहरी असलहे की नुमाइश से खुद को गैर महफूज समझते हैं। ऐसे माहौल में जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसाल वाली फजा पैदा होती है। चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस के पास असलहे की तस्दीक का कोई तरीका कार ही नहीं। क्या अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश पर पाबंदी नहीं है? पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की तमाम 12 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर सरमद अली को टिकट देने का फैसला किया गया है। सरमद अली जंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर भूमर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एनी मरी और रुबीना कायम खानी खवातीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। अकलियत की नशिस्त पर पूंजो मिल भील, जनरल नशिस्त पर सरफराज राजड़, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, दोस्त अली जेसर और काजिम शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमद। सदर ममलिकत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो खानदान के दीगर मरहूमीन के मज़ारों पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी और फूल चढ़ाए। सदर आसिफ जरदारी ने शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी सदर ममलिकत के हमरा थे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने एडवोकेट जनरल को सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुअत्तल कर दी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया। अदालत में रजामंदी के बावजूद पीर को मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? कैदियों की मुलाकातों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात क्यों नहीं किए जा सकते? कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया पूरी जेल को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, ये राह फरार का आसान तरीका है। सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी जेल बंद कर दें। सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? आपको कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हुकूक भी मुतासिर न हो। सिक्योरिटी थ्रेट शहरियों की बुनियादी और आईनी हुकूक की कीमत पर नहीं होगा। आपके लिए कहना आसान है कि कैदी वकला से ना मिलें। आप उन ममालिक की तकलीद कर रहे हैं जिनमें ख़तरनाक नताइज आए। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की, दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी मुलाकातों का हुक्म दिया जाए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कि क्या मुलाकात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है? नहीं तो मैं आपके लिए कैसे इस्तिस्ना निकाल दूँ? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव केस में बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI के वकील से दलाइल तलब कर लिए। बानी PTI की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की जा चुकी है। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखील ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमान ने अमलाक को क्या नुकसान पहुँचाया, क्या मुल्ज़िमान से असलहा बरामद हुआ, उन पर क्या दफ़ात लगाई गई हैं। वकील मुल्ज़िमान ने कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शकें हैं सारी लगा दी गई हैं। जस्टिस जमाल मंदुखील ने पूछा इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी क्या लगाई गई हैं, जिस पर वकील ने बताया कि जीत वो भी दफ़ात शामिल की गई हैं। जस्टिस जमाल मंदुखील ने कहा कि वाक़या 9 मई का है, FIR 10 मई को दर्ज हुई, जिस पर वकील ने कहा कि मुल्ज़िमान किसी सियासी जमात के ओहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि क्या CCTV से शनाख्त करके मुल्ज़िमान को पकड़ा गया, क्या मुल्ज़िमान से उनके मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए, जिस पर मुल्ज़िमान के वकील ने कहा कि अदालत नोटिस करके मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा ले। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में प्याज ट्रिपल सेंचुरी भी क्रॉस कर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में प्याज फी किलो 340 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है महंगाई ने बेहाल कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम अवैस से।
की तरह इस्लामाबाद में भी प्याज ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट बताया जा रहा है। बहुत सी जगहों पे प्याज जो है वो 310 रुपये और बाद जगहों पर 320 रुपये में दस्तयाब था, जबकि अगर रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर बाद जगहों पर इसकी कीमत जो है वो 340 और 350 के दरमियान पहुँच चुकी है। मेरी एज होने लगी है 64, ये फर्स्ट टाइम 1500-1600 रुपए दड़ी मिल रहा है। ये किलो प्याज लेके जा रहा हूँ। अब किलो प्याज कितना, एक दिन या 2 दिन निकालेगा? अभी तो एक दिन का राशन जो लेके जाते हैं वो हफ्ते का बराबर है। कहीं पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक तो महंगाई है और ऊपर से मसनूई महंगाई का बहरान, उसने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा किया। रमज़ान में गिरा फरोशी उरूज पर। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। प्याज की कीमत 300 रुपये किलो से जायद और टमाटर 200 रुपये किलो तक पहुंच गया। बताएंगे अलमास खान। रमज़ान में लोग अपनी इबादत और रोज़े रखने और खोलने में मशगूल होते हैं, जबकि सब्ज़ी और फलों की मार्केट में हम आए हैं। जो एक आम सा एक फल होता है केला, 200 रुपया फ़ी दर्जन से शुरू होता है, उसकी कीमत 250 रुपये, और जो दर्जा अव्वल का केला है वो 350 से 400 रुपये फ़ी दर्जन केला है। इसी तरह दर्जा अव्वल का जो सेब है 400 रुपये फ़ी किलो है। दर्जा दोम का सेब है वो 200 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो तक है। इसी तरह सब्जियों की तरफ जब आते हैं तो एक ये ईरानी प्याज है 250 रुपये फ़ी किलो तक है, और जो पाकिस्तानी प्याज है सुर्ख कलर का वो 280 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो तक है। अब आम आदमी क्या खाएगा, हंडिया भी बनाएगा तो उसमें भी थोड़ा सा प्याज ज़रूर डलता है। इसी तरह जो टमाटर है 180 रुपये से 200 रुपये फ़ी किलो तक हैं। इसी तरह अदरक है, लहसुन है, वो 600 रुपये फ़ी किलो लहसुन है और 600 रुपये फ़ी किलो अदरक है। अवाम खासे परेशान है जी। सस्ती सब्जियां और फल खरीदने के लिए मरकजी मंडी जाने वाले शहरियों को मायूसी का सामना है। कहते हैं यहाँ भी हर तरफ आग लगी हुई है। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकी। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट। ये मनाजिर है कराची की मरकजी सब्जी मंडी के कि जहां बचत के खातिर आने वाले शहरियों की तादाद भी नुमाया तौर पर कम होना शुरू हो चुकी है। हम भी इसी उम्मीद से आए थे सारे मिलके, लेकिन कोई फर्क नहीं है। हमने लाट में भी उठाने की कोशिश करी लेकिन कोई फर्क नहीं है। मंडी के ताजिर कहते हैं प्याज समेत कुछ सब्जियां और फल एक्सपोर्ट होने के सबब बुलंदतरीन सतह पर फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जा रहा था बाहर, एक्सपोर्ट हो रहा था। जब एक्सपोर्ट की वजह से जो है ना ये माल जो है ना ऊपर हो गया। पहले ताजिकिस्तान में, ईरान से भी माल आता था, इस वजह से रेट कम था। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में हरी प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी समेत आम प्याज के निर्ख हुकूमती अहकामात के बावजूद कंट्रोल न हो सके। हर चीज में रेट बढ़े हुए, टमाटर है वो महंगा है। सिस्टम ही उल्टा है। लोगों को बेनिफिट देने के बजाय, रिलीफ देने के बजाय लोगों पे मुसल्लत किया जाता महंगाई। सूबे सिंध में मुकम्मल इख्तियार के साथ हुकूमत करने वाली हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी की हैट्रिक के साथ इख्तियार में मौजूद है। तमाम माह रमजान ने मुनाफाखोरी करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी। माह रमजान के आगाज पर ही फलों और सब्जियों की कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रही। ज़िला इंतजामिया हो या कमिश्नर कराची या हुकूमती दावे, तमाम के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए। कैमरामैन अम्माद रियाज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा में इजरायली फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। इमदाद के मुंतजिर अफराद को फिर निशाना बनाया। शिमाली गजा में इमदाद के मुंतजिर सैकड़ों फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गईं। 20 अफराद शहीद और 150 जख्मी हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइल ने कत्लेआम का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। रोज़ इमदाद के मुंतज़िर लोगों को सोची समझी साजिश के तहत शहीद किया जा रहा है। एक हफ्ते से इजरायली फोर्सेस मुसलसल इमदाद के इंतज़ार में खड़े अफराद पर हमला कर रही है। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस फिर से सर उठाने लगा। 2 रोज़ में पोलियो के 2 केस सामने आ गए। ज़िला चमन के रहायशी 4 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत बलूचिस्तान के हुकाम ने बताया चमन मीर अलीज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले 4 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी से रवा साल का पहला केस सामने आया। बलूचिस्तान में 3 साल बाद पोलियो के केस सामने आ रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में पोलियो का आखिरी केस 3 साल कबल फरवरी 2021 में कला अब्दुल्ला से रिपोर्ट हुआ था। बलूचिस्तान के 9 अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम 24 मार्च से शुरू होगी। पेशावर के इलाके चमकनी में डाकुओं ने पुलिस सर्च ऑपरेशन के बहाने घर का सफाया कर दिया। तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने वारदात की CCTV हासिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट किया है अदनान तारिक ने।
اسٹریٹ کرائم واقعات کے بعد شہر میں ڈاکوؤں کا راج. چمکنی کے علاقے میں ٹرانسپورٹ تاجر کے گھر میں 4 مسلح ڈاکوؤں نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے سرچنگ کے بہانے مکان لوٹ لیا. پولیس کی تفتیشی ٹیم نے فرار ڈاکوؤں کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی. 4 لوگ تھے, دونوں کو بولا اپنے گھر قیمتی سامان سارا اپنے پاس رکھو, ہم ادھر منشیات کے بارے میں آئے, نقد زیور سب کچھ لے گیا. 9 تولے طلائی زیورات اور 9 لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے. کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں, کیونکہ اس طرح کے واقعات اور ایریاز میں بھی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق شہر میں ہونے والی ساری ڈکیتیوں پر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمیں کام کر رہی ہیں. چمکنی ڈکیتی میں ملنے والی CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری میں مدد مل سکے گی. کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق, ایئر نیوز, پشاور. چیئرمین PCB محسن نقوی کی دبئی میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے ملاقات میں پاکستان میں فروری میں 3 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ کو حتمی شکل دی گئی. ٹرائی سیریز کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلنے جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمز جنوری کے آخر میں پاکستان آئیں گی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈز کے چیئرمینز کو بھی پاکستان کے دورے کی دعوت دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.